सो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू एक्शन टाइप मानवा। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक किंग यांग सेक्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये सेक्ट एक ब्यूटीफुल माउंटेन में था। चारों तरफ पक्षी उड़ रहे थे और ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। किंग यान सेक्ट कैंगलन डाओ डोमेन के 4 पावरफुल ओवरलॉर्ड में से एक है। यहाँ काउंटलेस कल्टीवेटर्स कल्टीवेट करते हैं और ये मिलियंस ऑफ माइल्स में फैला हुआ है। आज असल में यहाँ एक डिसाइपल टैलेंट टेस्ट चल रहा है जो कि आउटर डिसाइपल को चुनता है, पर यहाँ एक इनक्रेडिबल सीन अपीयर होता है। यहाँ हम देखते हैं कि किंग यान सेक्ट के चारों पीक मास्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ हम स्काई में इन चारों पावरफुल मास्टर्स को देख सकते हैं। वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहे हैं और उन चारों को ऐसे देखकर नीचे खड़े सभी स्टूडेंट्स भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम असल में उनकी आंखों में उस आग को देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं अगले पल ही वो आपस में लड़ाई ना करने लग जाएं। तभी उनको देखते हुए एक बंदा बोलता है कि इन पीक मास्टर का सामना करना बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तब उस बंदे की बात को सुनकर तभी एक बंदा और बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इनके प्रेशर मात से ही हमारा सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। उनकी बातों को सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ऐसे पीक मास्टर का अचानक अपीयरेंस होना ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग की बात तो ये है कि वो सब आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो उस यंग मैन को अपना डिसाइपल बना सकें। एक आउटर डिसाइपल इस हद तक पावरफुल है कि इन नैंसेंट सोल पीक मास्टर को इस हद तक प्रोवोक कर सकता है कि वो गुस्से के मारे लाल हो जाएं और आपस में ही बहस करने लग जाएं और ये उनके बीच का मेन टॉपिक बन जाए डिस्कशन का। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति एक ट्रांस माइग्रेटर है। ट्रांस माइग्रेटर का मतलब फ्रेंड्स जो दूसरे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में बॉर्न हुआ हो। तो इस व्यक्ति का नाम जियांग चेन है। तो फ्रेंड्स यही हमारी स्टोरी का मेन लीड है। इस टैलेंट टेस्ट में जियांग चेन एक नॉर्मल माइंड वर्कर है, पर ये इस हद तक पावरफुल है कि इसने सभी पावरफुल एल्डर्स को अपने ओर आकर्षित कर लिया और बाकी को जलन महसूस करवाया। क्या वो सच में डिवाइन ग्रेड का है? ये तो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है कि ये डिवाइन ग्रेड का है। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल माइंड वर्कर से ये सीधा हेवन की ओर पहुंच गया, वो भी सिर्फ एक स्टेप में। लेकिन इस टाइम पे जियांग चेन जो इन सब की बातों को सुन रहा था और इस सभी तूफान को देख रहा था कि क्या हो रहा है, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन था और वो इमोशन था पैनिक का। वो उसको इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसका शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करे जा रहा था और पसीने से तरबतर होते हुए कहता है कि ये सब ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो गया? मैं किसी डिवाइन ग्रेड के लेवल पर नहीं हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर ये सब कल हुआ होता तो मैं एक बार सोचता भी कि मैं किसी पावरफुल बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरफुल स्क्रिप्ट में आ चुका हूँ या फिर किसी नॉवल में या फिर कुछ और। लेकिन ये सब सच नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझ पर फाइट करना बंद कर दो क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फाइट को करना बंद कर चुका हूँ। और फिर अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है चलिए समय को रोकते हुए मैं फ्लैशबैक में चलता हूँ और अपनी स्टोरी आप लोग को बताता हूँ। मैं जियांग चेन एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ जो कि 18 साल पहले बॉर्न हुआ था। जहाँ पर जियांग चेन की माँ उसे कह रही थी चेनर तुम्हें ओबीडियंट बनना पड़ेगा। तब उसकी बात को सुनकर जियांग चेन कहता है व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं एक ट्रांस माइग्रेट करके एक बेबी की बॉडी में आ गया हूँ? क्या मुझे जीरो से फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा? क्या मैं दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका हूँ? और जब उसे ये एहसास होता है कि वो एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में है तब वो सोचता है कि वो भी बहुत सारे डीमंस को मारकर वेब नॉवेल्स में जैसे कि बहुत सारे डीमंस को मारकर योद्धा बन जाते हैं, लोग हीरो बन जाते हैं, वो भी उसी तरह बहुत ज़्यादा महान योद्धा बनेगा। और मैंने सोच लिया कि मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं अभी से हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दूं। पर हुआ ये कि एक दिन मैं खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिरकर अपने हाथ पर ही गिर गया। ये सब तो नॉर्मल इंसिडेंट्स थे और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और मेरी सक्सेस के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिया गया। सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। पर मैं जब और बड़ा हुआ तब मैं चलते चलते लगभग पानी में गिर ही गया था और एंड में मुझे गोल्डन फिंगर तो छोड़ो ओल्ड ग्रैंडपा भी नहीं दिखे और मैं अकेला रह गया। और फिर अकेले ही मैंने अपनी बॉडी को पावरफुल करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस किया। लेकिन एक दिन अचानक खाना खाते खाते मेरे गले में खाना फंस गया और मेरा दम घुटने लगा और फिर पानी पीते वक्त पानी अटकने की वजह से मेरा दम घुटने लगा और मैं इसी तरह से अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश करता रहा। लेकिन तभी अचानक से चलते वक्त मेरे बॉडी पे चाकू लग जाता है और इसी तरह बैड लक मेरे पीछे 10 साल से पड़ा हुआ है और ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है ना? क्या मैं गलत जा रहा हूँ?
समय के साथ साथ सिर्फ बुरी चीज़ें ही क्यों बढ़ रही हैं? ये सब तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है मेरे लिए, लेकिन तब तक उस दिन तक नहीं जिस दिन मेरे पैरों के नीचे एक बहुत ही बड़ा खजाना अपीयर हुआ। और उस ट्रेजर को देखकर जियांग चेन खुशी से झूम उठता है और कहता है, ओ माय गुडनेस, ये ट्रेजर तो बहुत सारे कलर्स के साथ चमक रहा है। क्या ग्रेट दाओ ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाई है? ये तो इमॉर्टल लक है, इसे ज़रूर मैं अपने साथ रखना चाहूँगा, अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। पर बेचारे के सपनों पे पानी फिर जाता है और उस ट्रेजर को भी लेकर कोई और ही चला जाता है और वो तो नीचे ही गिरा रह जाता है और कहता है कि इसे मैंने पहले देखा था, पर ये मेरे से ऐसे कैसे ले लिया गया, ये ऐसे कैसे हो गया? ये क्लियरली मेरे पैरों के नीचे ही था, पर इसके प्रेशर की वजह से मैं ग्राउंड में धंसता चला गया और हिल भी नहीं पाया और इसकी वजह से इसको कोई और ही लेकर चला गया। जियांग चेन अपने लक की वजह से फाइनली उसने फिर से एक ट्रेजर को खो दिया था और उस ट्रेजर को ले जाते हुए वो किसी और को हेल्पलेसली फील करता हुआ देख रहा था बस। और ये चीज़ मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है। ये सिर्फ अनलकी ही नहीं है कि लगातार इसके साथ से बुरी चीज़ें होती रहें, इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आती हैं, पर ये उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाता और जैसे ही कोई उसके सामने ट्रेजर अपीयर होता है वह उसे ले भी नहीं पाता। और इस ट्रेजर वाली ट्रेजेडी को एक्सपीरियंस करने के बाद जियांग चेन ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका लक बहुत ही ज़्यादा खराब है, पर गॉड को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फाइनली उसकी बैड लक वाली बॉडी पर गुड लक की एक रोशनी पड़ती है और वो कहता है, क्या ये मेरे साथ सच में हो रहा है? क्या सच में मुझे एक आउटर डिसाइपल के रूप में चूज किया गया है किंग यान सेक्ट में? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तब उसकी बात को सुनकर एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, उन 1000 माइनल वर्करों में से तुम उन 100 वर्कर्स में चुने गए हो और तुम्हें उस टैलेंट स्टोन के पास आना होगा कल और उसमें अपना टेस्ट देना होगा। और ये बात सुनकर जियांग चेन कहता है, अनबिलीवेबल, क्या सच में मैंने ये कर दिया है? क्या मेरा लक बदलना स्टार्ट हो गया है? और फिर खुश होते हुए कहता है कि फर्क नहीं पड़ता ये सब कैसे हुआ, यही एक ऐसी लकीस्ट चीज़ है जो 18 सालों में पहली बार हुई है मेरे साथ। हो सकता है मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके इस किंग यांग सेक्ट में नए स्टार की तरह उभरूं और चमकूं। आफ्टर ऑल सभी वेब नॉवेल्स में यही तो होता है और यही तो चलता आ रहा है। और फिर जब वो नेक्स्ट डे उस डिवाइन स्टोन पे अपना हाथ रखने के लिए आता है टैलेंट टेस्ट स्टोन पर, तब वो टैलेंट टेस्ट स्टोन कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तब एल्डर कहते हैं कि जियांग चेन तुम अनक्वालिफाइड हो। तब ये बोलता है जियांग चेन कि रुकिए ज़रा इसको रिएक्ट तो करने दीजिए, एल्डर प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, थोड़ा वक्त और दे दीजिए मुझे। और उस डिवाइन स्टोन को अपने मन में कोसते हुए कहता है कि तुम रिएक्ट तो करो, हिल तो जाओ थोड़ा बहुत, तुम्हारे अंदर ऐसा भी क्या है? और जब वो ऐसा कह ही रहा था कि एल्डर भी उसको शांति से देख रहे थे और वो कहता है कि एल्डर प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दीजिए, थोड़ा सा प्लीज़, अभी मत आइए। लेकिन उस डिवाइन स्टोन के ज़रा भी रिएक्ट ना करने पर वो एल्डर बोलते हैं कि हवा का अचानक से शांत हो जाना भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। लेकिन जियांग चेन तो उन एल्डर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि एल्डर यहाँ हवा बहुत तेज़ है, मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ, एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं? तब उसकी बात को सुनकर वो एल्डर भी कहते हैं, जियांग चेन क्या तुम रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो? पिछले 1000 वर्षों में मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट ना हो, मतलब तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और दोबारा से अपनी बातों को रिपीट करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम दोबारा ध्यान से सुनना, मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ, जियांग चेन तुम अनक्वालिफाइड हो। और उनकी बात को सुनकर जियांग चेन नीचे बैठते हुए उदास होते हुए कहता है कि मुझे पता था कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे शुरुआत से ही आलस करना चाहिए था, पता नहीं मैंने इतनी मेहनत क्यों की। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है और उसमें एक नोटिस आती है डिंग डोंग आवाज करके, और वो उस सिस्टम की तरफ देखता है। तब वो उस सिस्टम को देखकर कहता है कि ये इस टाइम पे आप क्या कहना चाहता है, और कहता है कि ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा रेयरली और रैंडमली ही यहाँ पे अपीयर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से यूजलेस है। मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है इस वर्ल्ड में, पर बार बार यूज़ करने के बाद भी ये यूजलेस ही निकला। तब वो नोटिस देखता है कि उस सिस्टम ने क्या नोटिस दिखाया है। उस नोटिस में लिखा था कि जियांग चेन तुम्हारा बैड लक बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे इस बैड लक के कारण ही ये टैलेंट स्टोन टूट के बिखर गया है। और तभी उसकी इस नोटिस को पढ़ते हुए जियांग चेन कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा दुर्भाग्य है कि मेरे इस दुर्भाग्य के कारण ये टैलेंट स्टोन भी टूट कर बिखर चुका है। और उसकी इस नोटिस को देखकर जियांग चेन बुरा भला बोलते हुए कहता है काश ये सिस्टम यहाँ पे अपीयर ही ना हुआ होता। तब उसका सिस्टम उसको बताते हुए कहता है कि ये टैलेंट स्टोन मीटेराइट आयरन से मिलकर बना है और इसको किसी मिस्टीरियस ग्रेट फोर्जिंग मास्टर ने अपने हाथों से तराशा है। इवन एक फाउंडेशन स्टेज का कंप्लीट फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर भी इसे तोड़ने में इतने कम समय में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करता है। तब सिस्टम की बात को सुनकर बेचारे जियांग चेन को यह एहसास होता है कि उसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है। ये तो दुर्भाग्य उसका इतना ज़्यादा है कि उसके दुर्भाग्य से ही बेचारा डिवाइन स्टोन टूट गया है इस तरीके से।
और उदास होते हुए कहता है कि मैं इस पूरी हिस्ट्री का सबसे अनलकीस्ट ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। बेचारा जियांग जन अभी दुखी हो ही रहा था कि तभी उसका सिस्टम फिर से कहता है, मुबारक हो, तुम्हारे पास न्यू अनलकीस्ट अचीवमेंट आई है। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर बेचारा जियांग चन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या अचीवमेंट, मुझे ऐसी कोई भी अचीवमेंट नहीं चाहिए। और वो देखता है कि जो डिवाइन स्टोन है वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बिखर चुका है और उसके आसपास के लोग बोल रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा हो चुका है। और वो लोग कहने लगते हैं कि व्हाट द हेल, ये सब क्या चल रहा है। अगर टैलेंट टेस्ट देने के लिए टैलेंट स्टोन ही टूट जाएगा तो हम लोग अपना टेस्ट कैसे देंगे। क्या इसने इंटेंशनली ये तोड़ा है क्योंकि अनक्वालिफाइड हो गया था, लेकिन इसने ये किया कैसे। वैसे तो हमने सुना है कि टैलेंट स्टोन को तोड़ने की सजा जेल होती है, राइट। ये तो एक क्राइम है। एटलीस्ट इसे अपने किए की सजा को भुगतने के लिए इस सेक्ट में अपनी पूरी लाइफ माइनर वर्कर के रूप में काम करना चाहिए और इस सेक्ट को कंपनसेट करना चाहिए। इसके अलावा ये कर भी क्या सकता है। और उन सबकी ये बातें जियांग चन भी सुन रहा था और उनकी ये बातें सुनकर जियांग चन तो अपने आप को इमेजिन ही करने लगता है कि कैसे उसे हथकड़ी लगाकर जेल में लाया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा और उससे पूरी लाइफ माइनर स्लेव के रूप में काम करवाया जाएगा। और मेरे बैड लक की टेंडेंसी इतनी तो है कि ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं कि मेरे साथ ये नहीं होगा, ये मेरे साथ हो भी सकता है। और ऐसी सारी बातों को सोचकर जियांग चन मन ही मन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने मन में ही कहता है, इट्स ओवर, इट्स ओवर। मैं अब बिल्कुल भी इस नोवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ जो कि जेल गया हो, और मुझे जेल नहीं जाना है। और उसको ऐसा करते हुए बेचारे एल्डर और उसके बगल में खड़ी हुई वो ब्लू कपड़े वाली लेडी भी देख रही होती है। लेकिन एल्डर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई नहीं आया जिसने इस टैलेंट स्टोन को तोड़ सका हो। ये पहले ही हुआ था और ऐसा तो कभी मौका ही नहीं आया कि टैलेंट स्टोन टूट जाए। और इतना सोचकर वो जियांग चन के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन जियांग चन तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको लगता है कि एल्डर तो अब डिवाइन स्टोन को तोड़ने के जुर्म में उसको जेल ही भेज देंगे। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, डोंट डोंट, प्लीज प्लीज मुझे जेल मत भेजना। लेकिन एल्डर तो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका जियांग चन और किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो उसको कहते हैं, जियांग चन, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना पसंद करोगे। और एल्डर के ऐसा बोलते ही वहां पे जितने भी स्टूडेंट खड़े थे सबके बीच सन्नाटा छा जाता है और सब यही सोचने लगते हैं कि आखिर एल्डर ने ऐसा क्यों बोला। उनको तो ये बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि एल्डर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चन एल्डर के पीछे खड़ी उस लेडी के मन में भी आता है और वो कहती है, गोल्डन कोर एल्डर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उस लेडी की बात को सुनकर जियांग चन भी अपने मन में कहता है, बिल्कुल सही, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं तो सच में सोच के बैठा था कि मुझे तो जेल ही जाना पड़ेगा। तब उनकी बात को सुनकर वो एल्डर भी बोलते हैं कि ये उससे पहले हुआ। अगर हम एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो टैलेंट इन स्टोन पिछले 10,000 सालों में सिर्फ एक बार ही टूटा था और उस पर्सन में इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि उसकी पावर को जो टैलेंट स्टोन था वो हैंडल ही नहीं कर पाया और टूट कर बिखर गया। और एंड में जब सेक्ट में उस व्यक्ति की पावर को इवेलुएट किया गया तब पता चला कि उसकी पावर तो डिवाइन ग्रेड से भी ज्यादा थी और उस पर्सन को हेवन के द्वारा चूज किया गया था डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में। तो फिर बॉडी रिफाइनमेंट का जो स्टेज है उसको पूरा करने में 1 दिन लगता है और फाउंडेशन स्टेज को अचीव करने में 10 मंथ्स लगते हैं। गोल्डन कोर स्टेज को अचीव करने में पूरे 8 इयर्स लगते हैं और नेसेंट सोल को अचीव करने में एक ग्रेट कल्टिवेटर को 50 साल लग जाते हैं। वहीं डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को अचीव करने में पूरे 300 साल और वहीं ग्रैंड एसेंशन स्टेज को पाने के लिए पूरे 800 साल लग जाते हैं, इससे पहले कि तुम हवा में ना मिल जाओ। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा पावरफुल था कि इमॉर्टल रेलम में वो चला गया था मॉडल वर्ल्ड को छोड़कर। और दूसरे तो ये भी कहते हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब वो हेवनली ट्रिबुलेशन को पास कर रहा था तब एक फॉरबिडन थंडर ट्रिबुलेशन में वो फंस गया था, जिसका मतलब है कि उसकी डेथ होने के बाद अब वो दोबारा से रीबर्थ लेकर नहीं आ सकता है। तब एल्डर की बात को सुनकर जियांग चन शॉक होते हुए कहता है कि ये एल्डर मेरा उस मॉन्स्टर से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, वो तो इतना ज्यादा पावरफुल था और मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। तभी वो गोल्डन कोर एल्डर जियांग चन की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैं पिछले 100 सालों से इस गोल्डन कोर के 3rd लेयर स्टेज में अटका हुआ हूँ और अब मेरी लाइफ खत्म होने के कगार पर है। और अगर मैं इसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ और इसका पालन पोषण करके इसको प्रैक्टिस करवाता हूँ तो हो सकता है मुझे इमॉर्टल बनने की दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले। और उस टाइम पर तो सेक्ट लीडर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर वो उसको कहते हैं कि हे बच्चे, तुम मुझे फॉलो करो। तब उनकी ये बात को सुनकर जियांग चन डरते हुए कहते हैं, ये तो मेरे पास बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पास हैं, प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी वो गोल्डन कोर एल्डर जियांग चन की बात को सुनकर बोलते हैं कि पिछले 10,000 सालों में तुम ही अकेले बंदे हो जो डिवाइन ग्रेड के लेवल के ऊपर का है और अगर तुम एग्री करो तो मैं तुम्हें अपने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। तभी उनकी बात को सुनकर वहां पे जितने स्टूडेंट खड़े थे सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। डिवाइन ग्रेड, क्या तुम सीरियस हो बुढ़े?
तभी बोलता है एक और बंदा, ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसा है। और उन गोल्डन कोर एल्डर की बात को सुनकर जियांग चंग थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, डिवाइन ग्रेट, ओ माय गॉड, ये रूमर्स फैलाना बंद करो प्लीज। डायलेंट स्टोन सिर्फ और सिर्फ मेरे बैड लक की वजह से टूटा है और मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं इनको फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अगर बहुत सालों तक मुझ पर इन्वेस्ट किया, अपने सारे रिसोर्सेज को मुझको दिया और फिर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं तो किसी काम का नहीं, तब तो वो पागल ही हो जाएंगे और बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे मुझको लेकर और फिर वो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन तभी एल्डर की नजर ऊपर आसमान पर जाती है और वो कहते हैं, ये सब एक हेवनली ट्रिबुलेशन अकर हुई है, ये कैसे हो सकता है? ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन तो जस्ट इसके ऊपर अपीयर हुई है। तब तो गोल्डन कोर एल्डर और ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा लग रहा है तुम तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा हायर लेवल के हो। तब उनकी बात को सुनकर जियांग चन बोलते हैं, क्या मैं? और फिर वो गोल्डन कोर एल्डर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये वार्निंग है मेरे लिए, मेरे लालच के लिए ये लाइटनिंग। इंडेड, मैं तुम्हारे मास्टर होने के बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ, भूल जाओ मुझे। तब उन गोल्डन एल्डर की बात को सुनकर जियांग चन बोलता है, अरे नहीं नहीं एल्डर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और कहता है कि आप ऐसे आहें क्यों भर रहे हैं। तब उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़े आसपास के लोग जितने भी रहते हैं वो बोलने लगते हैं, ये हेवनली फेनोमेना इसलिए अपीयर हुई है क्योंकि ये डिवाइन ग्रेड लेवल का है। और सुना नहीं तुम लोगों ने कि एल्डर ने भी यही कहा। और उन सभी लोगों की ये बातें जियांग चेंग भी सुन रहा था और वो कहता है कि अगर ये रूमर्स ऐसे ही फैलती रही तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फ्यूचर में, और हम जितना जल्दी ऊपर उठते हैं उससे कई ज़्यादा जल्दी नीचे गिरते हैं। और अगर मेरा बैड लक ऐसा ही चलता रहा तो हो भी सकता है कि मैं फ्यूचर में सर्वाइव भी ना कर पाऊँ। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते वहाँ पे फिर से एक बार सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि आपके लिए न्यू मैसेज है। तब उसके इस बात को सुनकर जियांग चन गुस्सा होते हुए कहता है कि ये मन वो सिस्टम फिर से अपीयर हो गया यहाँ पर, क्यों? तब वो सिस्टम अपनी मैसेज को बताते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम कल्टीवेशन के रास्ते पर हिम्मत कर रहे हो चलने की। पर तुम्हारा बैड लक इतना ज़्यादा पीक पर पहुंच चुका है कि तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग की लहर ही आ गई है। देखने में तो ये हेवनली फिनोमिना की जैसे लगती है, पर असल में ये तो एक पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें हेवन ने नोटिस कर लिया है और तुम पर कर्स को डाल दिया है जिसे इमॉर्टल्स भी तोड़ नहीं सकते। और कल्टीवेशन के कारण तुम्हारे बॉडी पे जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सब के सब रिवर्स हो जाएंगे और तुम बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, और जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम्हारे बॉडी से ऑटोमेटिकली उल्टे बाहर की ओर फ्लो होने लगेगी, जिस कारण से तुम बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पाओगे। तब सिस्टम की ये बातें सुनकर जियांग चंग कहता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर टैलेंट टेस्ट के लिए आया था और गलती से हेवन को प्रोवोक कर बैठा। जस्ट बिकॉज मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, मैं कल्टीवेशन क्यों नहीं कर सकता? फिर उन सभी वेब नॉवेल्स का क्या जिसमें ये सब बताया जाता है? अगर मैं इस वर्ल्ड में रहकर कल्टीवेट कर ही नहीं सकता तो फिर मेरे इस वर्ल्ड में होने का मतलब क्या है? ये सब सच नहीं हो सकता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी मैं अब्जॉर्ब करूंगा अपनी बॉडी में वो इमीडिएटली जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी? वेट जरा रुको, मेरे बॉडी में जो डेंटेन में जितनी भी एनर्जी है वो अचानक से डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है? और फिर से खटारा सिस्टम यहाँ पे कैसे आ गया? ये कचरा है बिल्कुल। उसके इतना कहने के बाद भी वो सिस्टम उसको मैसेज बताता है और कहता है कि तुमने अभी अभी जो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की कोशिश की है अपने डेंटेंस में, जिसके कारण तुम्हारा कर्स एक्टिवेट हो गया और उसके कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई और तुम्हारा कर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिस कारण से तुम्हारे सारे डेंटेंस भी सूख चुके हैं। और सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर जियांग चन कहता है, ये ब्रोकन कर्स तो और ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है, यहाँ तक कि मैं बहुत सारे बेसिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स भी यूज़ नहीं कर सकता। और ये बिजली की लहर तो और ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है। क्या मतलब कि मैंने हेवन को प्रोवोक कर दिया है सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को थोड़ा सा इस्तेमाल करने से? ज़रा रुको, ये लाइटनिंग दोबारा से मेरी तरफ क्यों आ रही है? और उसके इतना कहते ही वो लाइटिंग जोर से आके उसके ऊपर गिरती है, जिसके कारण वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और एक और ट्रिपुलेशन को देखकर वो एल्डर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग इसके ऊपर एक बार फिर से अपीयर हुई है, वाकई में इसके साथ हो क्या रहा है? और वो ये सब सोचने लगते हैं। और उधर साइड जियांग चेंग कहता है, ये लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्या मेरी डेथ इस तरह से होने वाली है? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? जस्ट बिकॉज इस कर्स की वजह से मुझे इस लाइटनिंग ने हिट किया, जस्ट बिकॉज मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता इसलिए मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता और मेरी सारी मेरिडियंस टूट चुकी हैं। ये कितना ज़्यादा दर्दनाक है। और अब तो मैं अपनी कॉन्शनेस भी धीरे धीरे खो रहा हूँ।
व्हाट द हेल, मेरे पास बहुत ज़्यादा बैड लक है। मैंने तो सोचा था कि मैं किसी कॉमेडी मानवा में रिकार्नेट हुआ हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेवन मेरे साथ ऐसा भी कुछ करेगा। मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये पेन धीरे धीरे जा रहा है। क्या मेरी डेथ होने वाली है बिल्कुल इसी तरीके से? क्योंकि कर्ज होने के बाद मेरे अंदर ज़रा सी भी होप नहीं बची है कि मैं कल्टीवेशन कर सकूं। लेकिन वो गोल्डन कोर एल्डर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं सही था, तुम तो डिवाइन लेजेंडरी ग्रेड के भी ऊपर से हो और ज़्यादा पावरफुल हो। और उन एल्डर की ये बात सुनकर जियांग चंग कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके सामने एक बार फिर से सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि जो डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग आपके ऊपर गिरी थी, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी दोबारा से रीबिल्ड होने लगी और तुम्हारा एक नया जन्म हुआ और तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स जितने भी स्किल्स हैं वो सब के सब बढ़ गई हैं और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो रही है और ये कर्ज और ज़्यादा बुरा हो गया है और आपकी स्ट्रेंथ 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आपके मेरिडियंस दोबारा से रिकवर हो रहे हैं और इस डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग के कारण ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी में लाइफ है वो वापस से आ रही है। और सिस्टम की ये बात सुनकर जियांग चेंग तो हैरान रह जाता है और बस सुनता ही रहता है कि वो क्या कह रहा है और कहता है कि हेवनली दाव के कर्ज के कारण ये जो थंडर है ये मेरे ऊपर आकर गिर गई, जो कि मुझे गिल्टी बताती है। लेकिन अचानक से हेवनली दाव के कर्ज के कारण मेरी फिजिकल बॉडी दोबारा से रिस्टोर होने लग गई और मेरी स्ट्रेंथ और कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे डेंटेंस भी अब रिस्टोर हो रहे हैं और अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहे हैं और तुम्हारा कर्ज पहले से कई गुना ज़्यादा डबल हो गया है और तुम्हारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं और तुमने जो स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी खोई थी वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास वापस आ रही है और तुम्हारे डेंटियन में तुम्हारे मेरिडियन के से होकर फ्लो हो रही है। तब उस सिस्टम की ये बात सुनकर जियांग चेंग और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये एक लेजेंडरी है? ये क्या हो गया? क्या मतलब कि मेरा डिसएडवांटेज अब एडवांटेज में कन्वर्ट हो चुका है? तभी वो फिर से सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने की रिफाइनमेंट के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है और हेवनली दाव के द्वारा जो तुम्हें कर्ज दिया गया था वो इसको रिवर्स करके और ज़्यादा बढ़ा देता है और ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तब उसको ऐसे देखकर वो एल्डर कहने लगते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी तो इसकी बॉडी को प्योरीफाई कर रही है, सॉरी प्योरीफाई नहीं, इसकी बॉडी में फैल रही है। ये तो बॉडी में की को गाइडिंग करने की तकनीक है, वो एल्डर ऐसा बोलते हैं। और ये सब देखकर जियांग चेंग कहता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है। इस थंडर को हेवनली दाव ने मुझे गिफ्ट किया और मेरी मसल्स को क्लीन किया जा रहा है। ओ माय गॉड, ये सब हो रहा है मेरे साथ। तभी उसके सामने एक बार फिर से सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि तुम की रिफाइनमेंट के सेकंड स्टेज नहीं, मिड स्टेज नहीं, तुम पीक लेवल पे पहुंच चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन 3 लेयर्स को बढ़कर कई गुना आगे हो गई है। और तभी उसकी ये बात सुनकर जियांग चेंग कहता है ओ माय गॉड, क्या मैं रिवर्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ? जैसे कि दूसरे लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट करके उसे एडवांस कल्टीवेशन में पहुंचाते हैं, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो सिर्फ कोई पॉइजन गैस चाहिए अपने स्किन पर या फिर कोई थंडर की पावर मेरी बॉडी पे डाल दो, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी और मेरी बॉडी कल्टीवेशन करती रहेगी। हेवनली दाव का ये कर्ज मुझ पर असर दिखाता है और मेरे स्किल्स को और मेरी कल्टीवेशन को बढ़ा देता है और अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजरी होगी मेरी बॉडी में उतनी ज़्यादा इस कर्ज के कारण बढ़कर मेरी स्किल्स और मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएंगी। मैं तो पहले होपलेस ही हो गया था, लेकिन हेवनली दाव के इस कर्ज के कारण मैं अब कल्टीवेशन कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। और फिर वो क्रिपी सा फेस बना लेता है और कहने लगता है कि अगर मैं गोल्डन कोर और या नेसेंट सोल कल्टीवेटर के स्टेज वाले बंदों को अगर डायरेक्टली प्रोवोक करूं तब वो लोग मुझे डिस्ट्रॉय करेंगे और अगर मैं उन्हें और ज़्यादा एंग्री कर दूं डिस्ट्रॉय कर करके सारी चीज़ें, तो वो मुझ पर अटैक करने के लिए फोर्स हो जाएंगे और जल्द से जल्द मुझ पर अटैक करेंगे। लेकिन उसकी इस सोच को सुनकर सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है कि कर्ज जो है टाइम लेता है इफेक्ट दिखाने में, लेकिन उस बीच अगर तुम अचानक से मर जाते हो तो कर्ज टाइम नहीं लेगा इफेक्ट दिखाने में और कोई भी इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं। लेकिन उसकी ये चीज़ को सुनकर जियांग चेंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये सिस्टम अब मेरा मन भी पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन तभी गोल्डन कोर एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा किंग सेक्ट 1000 सालों में कितने इमॉर्टल्स को प्रोड्यूस कर चुका है और आगे भी करता रहेगा, और अगर तुम हमारे साथ आते हो तो इस कांगलन डाओ डोमेन के चारों ओवरलॉर्ड्स में सिर्फ हमारे किंग सेक्ट की ही वाहवाही होगी और इसी की धाक चलेगी।
तब उन गोल्डन कोर एल्डर की बात को सुनकर जियांग चंग परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत बड़ी होती जा रही है, ये तो मुझे सच में डिवाइन ग्रेट टैलेंट समझ रहे हैं। लेकिन तभी गोल्डन कोर एल्डर फिर से कहते हैं कि तुम अश्योर रहो, अगर तुम इस बूढ़े के शिष्य नहीं भी बनना चाहते हो तो भी मैं तुम्हें सेक्ट के जरिए सभी रिसोर्सेज और ट्रेजर को प्रोवाइड कराऊंगा। आज से और अभी से मैं स्पिरिचुअल झरने के पानी और डिवाइन बीस के स्नैक्स सब तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं आज से और अभी से इस अच्छे कर्म को करने के लिए तैयार हूँ। और उनकी ये बात सुनकर बेचारा जियांग चैंग तो परेशान हो जाता है और डर जाता है और अपने मन में कहता है कि इन ट्रेजर्स की बातें करके क्या मुझे उस कर्ज के द्वारा बहुत ज़्यादा क्लाइमेटी का सामना करवाना चाहते हैं। और बेचारा जियांग चैंग इनकी ये बातें सुनकर इन सब बातों को मना करने वाला था कि तभी उस मोमेंट पर उस पर फिर से एक बार बिजली गिरती है और ऐसा लगता है कि वो बिजली बेचारे जियांग चैंग को इस वर्ल्ड से मिटा ही देगी। लेकिन जैसे ही बेचारे जियांग चैंग के ऊपर बिजली गिरती है, वहाँ पर सिस्टम फिर से अपीयर होता है और उसको बताता है कि तुम्हारी बॉडी पे जो बिजली गिरी है, जिस कारण से तुम्हारी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और तुम्हारा कर्ज और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ 20 गुना बढ़ चुकी है, और इस थंडर की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी में जितने भी स्ट्रेंथ्स है उनको हटा रहा है। तुम्हारी की रिफाइनमेंट की जो कल्टिवेशन स्टेज है वो 4th लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर जियांग चैंग तो रो ही देता है और रोते हुए कहता है, एक रूथलेस स्ट्राइक एक बहुत बड़ा राइज देती है मेरी कल्टीवेशन को। सच में ये कल्टीवेशन तो दुख और खुशी का मिश्रण है। हाँ, क्या मैं धीरे धीरे इस तेजी से मैसेजिस्ट बनता जा रहा हूँ। और ये सब जियांग चैंग के साथ होता हुआ देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब बोलने लगते हैं, क्या सच में कल्टीवेशन को इस तरह भी बढ़ाया जा सकता है? हम तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ की रिफाइनमेंट के पहले लेवल तक ही पहुंच चुके हैं। क्या सच में डिवाइन ग्रेड की ये डेविलिश पावर होती है? और हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को कंपैरिजन करने पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन उन सभी लोगों की बातों को सुनकर बेचारा जियांग चैंग कहता है, ये तो बहुत बुरा है, अगर मैंने इसे क्लैरिफाई नहीं किया और इन रूमर्स को ऐसे ही फैलने दिया डिवाइन ग्रेट टैलेंट वाली, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब तक मुझे गालियाँ खाती रहनी पड़ेगी। और कहता है, ज़रा रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। सब कहने लगते हैं कि तो सच में लेजेंडरी डिवाइन ग्रेट टैलेंट कहलाने के काबिल है, और कहता है कि कोई मुझे टैलेंट क्यों ही बुलाएगा। लेकिन तभी वो गोल्डन कोर वाले एल्डर बोलते हैं, ज़रा रुको, एल्डर तियानसेन यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वहाँ पे एल्डर तियानसेन दिखाई देते हैं और वो आते हुए कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा किंग यांग सेक्ट एक ऐसे टैलेंट को प्रोड्यूस करेगा। ये तो मेरे सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान और गर्व की बात है। सच में एक ऐसे टैलेंट को सिखाने के लिए एक नेक्सेंट सोल स्टेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं। और वो बहुत ही हम्बल वे में अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम तियानसेन यिन है और मैं नेशन सोल के 3rd लेवल पर हूँ और मैं उन 36 पीक मास्टर में से एक हूँ। और अगर आप हमारे इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आतुर हैं तो आप फ्रीली हमारे सेक्ट में रहकर पीक लेवल के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर तियानसेन यिन कहते हैं कि आप हमारे सेक्ट में रुके और डिसाइपल बनिए और हमारे पीक लेवल रिसोर्सेज का और ट्रेजर्स का यूज़ करिए। तब उनकी बात को सुनकर जियांग चैंग कहता है, क्या पीक मास्टर और ये एल्डर नेशन सोल लेवल के कल्टीवेटर हैं और इस लिनिएज से बिलोंग करते हैं और ये कम्प्लीटली फॉरवर्डली मेरे से आके कह रहे हैं कि मैं इनका डिसाइपल बन जाऊँ। जब जियांग चैंग ये सब सोच रहा था तभी एल्डर तियानसेन यिन फिर से कहते हैं कि इन सब के अलावा मैं तुम्हारे नेक्स्ट रियलम की फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करवाऊंगा और तुम्हें इमॉर्टल बनाने के लिए भी तैयार करूंगा। तभी उनकी ये बात सुनकर जियांग चैंग कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, अगर मैंने इसे कल सुना होता। फिर लेकिन कहता है कि क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, हेवन ने मुझे कर्ज किया है। अगर मैं इनके कल्टीवेशन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए मान भी जाऊं तब मेरी सारी जो कल्टीवेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और रही बात मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के बढ़ने का, वो तो छोड़ ही दो, और हो सकता है मैं इससे भी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाऊं। इसलिए वो पीक मास्टर से अपोलोजाइज करने लगता है कि पीक मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी भी आपके इस डिसाइपल को सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। और फिर कहता है झुककर नीचे बैठकर कि सॉरी मास्टर, आपके इस डिसाइपल का कल्टीवेशन पाथ बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है और ये बहुत ज़्यादा हार्शली हो सकता है टीचर्स के लेने से पहले। और जियांग चैंग के इतना बोलते ही पीक मास्टर एल्डर तियानसेन यिन स्पीचलेस हो जाते हैं और चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। और वहाँ पे जितने भी मास्टर्स खड़े थे और लोग खड़े थे वो लोग खुशुर खुशुर करते हुए कहते हैं, क्या ये एक सीनियर नेशन सोल लेवल के कल्टीवेटर को मना कर रहा है? जियांग चैंग क्या अपना दिमाग खो बैठा है? इसने ना सिर्फ गोल्डन कोर एल्डर को रिजेक्ट किया बल्कि इसने तियानसेन एल्डर को भी रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन बेचारा हमारा जियांगचन तो मन ही मन रोते हुए कह रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ कर्ज पे ही रिलाई कर रहा हूँ, हेवन ने तो मेरा लेवल चुपचाप बढ़ा दिया है, लेकिन सच में मैं एक मॉन्स्टर नहीं कहलाना चाहता हूँ। और वहीं पर हमारे एल्डर तियानशिन कह रहे थे कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं तुम्हें नॉलेज नहीं दे सकता। और फिर कहने लगते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मास्टर दाओ तियान यंग को बुलाऊं, ये कैसा रहेगा। तब उनकी बात को सुनकर जियांग चंग कहता है कि अरे नहीं, मुझे इन्हें जल्दी ही समझाना पड़ेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तब जियांग चंग उनकी बात सुनकर कहता है अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वहाँ पे आसपास जितने भी लोग थे वो कहने लगते हैं क्या पीक मास्टर तियानसेन भी इस मॉन्स्टर को अपने साथ रखना चाहते हैं। और इन सभी खुशफुसाहट के बीच एक और आवाज़ आती है, और वो आवाज़ थी पीक मास्टर जियुन की। और उनकी आवाज़ को सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। और पीक मास्टर जियुन जियांग चंग से कहते हैं जियांग चंग, मैं जियुन पीक मास्टर, मैं तियांगशन पीक मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई लेवल अटेनमेंट चाहिए तो मैंने पाथ ऑफ थंडर में बहुत ज़्यादा मास्टरी कर रखी है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नॉलेज का हिस्सा बनूं और तुम्हें सिखाऊं तो मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। पर हाँ, मेरी जीवन पीक में भी रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और यहाँ पे जितने भी एल्डर्स हैं और जिन्होंने भी परफेक्ट रिफाइनमेंट लेवल को अचीव किया हुआ है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले एक लड़की बोलती है क्या अनदर पीक मास्टर जियोन भी यहाँ पर आ चुके हैं इस डिसाइपल के लिए, वो भी इस डिसाइपल को लेना चाहते हैं। और उधर जियोन मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी टॉप ग्रेड एलेक्सर की ज़रूरत हो वो मैं तुम्हें जियोन पीक में अच्छे से प्रोवाइड करा सकता हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताओ ज़रा। और एल्डर जियोन की बात को सुनकर बेचारा जियांग चंद और ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब दूसरे एल्डर भी, ये सारे रिस्पेक्टेड एल्डर ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मुझ पर बिलीव क्यों कर रहे हैं कि मैं डिवाइन ग्रेट टैलेंट हूँ, और सब लोगों को इतनी जल्दी क्यों है मुझे अपना डिसाइपल बनाने की। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, और ये सारी चीज़ें इतना जल्दी हो कैसे रही हैं। और बेचारा जियांग चंद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले और इन एल्डर्स को मना कैसे करे। और एल्डर जियुन और एल्डर तियानसन आपस में सोचने लगते हैं कि अभी और ज़्यादा दाओइस्ट टीचर आ रहे होंगे इसको अपना डिसाइपल बनाने के लिए। जल्दीबाजी में सब लोग अपना अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश करते हैं जियांग चन को। और बेचारा जियांग चन तो परेशान होकर बस इधर उधर देखता ही रहता है और सोचता है कि मैं कैसे इन लोगों को मना करूं कि मैं इनका डिसाइपल नहीं बन सकता। और बेचारा जियांग चन ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक और लेडी मास्टर आ जाती हैं और कहने लगती हैं जियांग चन देखो, मैं कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं करूँगी, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरा सेट ज्वाइन करो तो तुम अलाउ हो, तुम मेरा सेट को फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फीमेल डिसाइपल के साथ मिलकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो। और एक और लेडी मास्टर को देखकर सब लोग कहने लगते हैं एक और पीक मास्टर, क्या ये भी इसको रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। तब उस लेडी मास्टर को देखकर और एल्डर्स कहने लगते हैं कि ये ओल्ड विच हमारे डिसाइपल्स को अपने पास मिलाने की कोशिश करती है और हमारे किंग यांग सेट को अपनी ब्यूटी से जरिए जितने भी डिसाइपल हैं किंग यांग सेट के अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। पर देखो हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारे अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि लोगों को कैसे हम अपने किंग यांग सेट में लाएं और उन्हें कैसे हम ट्रेन करें। और तुम सोचती हो कि तुम अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग से हमारे लोगों को अपने सेट में ज्वाइन करवा लोगी। तभी उस लेडी से एक ओल्ड एल्डर कहता है कि हे ओल्ड विच, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपनी ब्यूटी से हमारे किंग यांग सेट के डिसाइपल्स को अपने पास मोहित कर लोगी और अपने सेट में शामिल कर लोगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ अपीयरेंस ही कुछ नहीं होती, हमें अपने डिसिपल्स को प्रैक्टिस भी कराना होता है। और उसकी बात को सुनकर वो लेडी कुछ नहीं बोलती। फिर वो एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिछले 3000 सालों से इस थंडर के पाथ को कल्टीवेट कर रहा हूँ और अब तो मैं इस लेवल के दाव को भी अचीव कर चुका हूँ और नेसेंट स्टोल में तो मैं इनविंसिबल हूँ। तो क्या तुम मेरी इस बिजली के समंदर जैसी पावर से कभी फ्यूचर में आगे निकल सकती हो और मुझे सरपास कर सकती हो क्या। तभी उन सब की बात को सुनकर बेचारा जियांग चंद तो परेशान होने लगता है और कहता है कि ये सब लोग एक के बाद एक क्यों आ रहे हैं और इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं। तभी वही ओल्ड विच लेडी बोलती है उस एल्डर से कि हे ओल्ड एल्डर, तुमको क्या लगता है कि सिर्फ टैलेंट तुम्हारे पास ही है और तुम्हें पता है ना सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को दिमाग भी चाहिए होता है। तुम तो सिर्फ एक फोर्स का और अपने पावर का यूज करते हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी ब्यूटी से तुम्हें सेड्यूस नहीं कर सकती हूँ क्या। वो लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं और लोगों के साथ साथ तुम्हें भी फंसा सकती हूँ, समझे कि नहीं समझे। वहीं पर वो ओल्ड एल्डर बोलते हैं कि जब तुम जेड मैडन पीक में 3000 ब्यूटियों के साथ वहां पर जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि ब्यूटी सब कुछ नहीं होती, टैलेंट भी होता है और तुम्हारी ये ब्यूटी वहीं पे वेस्ट हो जाएगी। तब उनकी बात को सुनकर और उनकी लड़ाई को सुनकर एल्डर तियानसन बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग आर्ग्यू करना बंद करो, सबके पास अपना अपना टैलेंट और सबके पास अपनी अपनी पावर है, समझे ना। और डिसाइपल को सब लोग सिखा सकते हैं।
तभी एल्डर जीवन भी स्टार्ट हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं तो 3 साल की उम्र से ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था और 8 साल की उम्र के होते होते मैंने की को कल्टीवेट कर लिया। मैं की लेवल के फर्स्ट रिवाइवमेंट स्टेज में पहुंच गया था 10 साल की उम्र में, और फाउंडेशन स्टेज में मैं 16 उम्र में पहुंच गया था। 24 की उम्र का होते होते मैंने गोल्डन कोर के स्टेज को अचीव कर लिया था और एल्डर बन चुका था। जियांग चेन तो मुझे अगर चूज नहीं करेगा तो पक्का ही वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा और पछताएगा। पर ऐसे इन सभी एल्डर्स को और पीक मास्टर्स को लड़ाई करते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स और लोग आए हुए थे वो सब शॉक होकर देख रहे थे और कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी एल्डर्स और पीक मास्टर्स हैं, ये चारों पीक के, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए लड़ रहे हैं और उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। ये क्या हम सपना देख रहे हैं? कोई हमें बताओ जरा। अब वहाँ बेचारा हमारा जियांग चैन, वो तो बेचारा शॉक्ड ऐसे ही खड़ा था और इन सबको देख रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो भाई। और हम बारी बारी से देख सकते हैं कि कैसे वो ओल्ड एल्डर और ओल्ड लेडी बीच, सब इन दोनों के बीच में कैसे कंपटीशन चल रहा है। इसी तरह पीक मास्टर जियून और पीक मास्टर जियांग, इनके बीच में भी फाइट चल रही है और सब लोग बोलते हैं यहाँ चल क्या रहा है, हमें कोई समझाओ ज़रा। और वहाँ पे जितने भी एल्डर्स और पीक मास्टर थे वो जियांग के आसपास खड़े हो जाते हैं और बेचारा जियांग तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में फंस गया है और बेचारा बहुत परेशान रहता है और कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है और ये सारे पीक मास्टर एक के बाद एक कैसे आए जा रहे हैं और ये लोग तो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर 1 2 3 तीनों यहीं पे एंड होते हैं। और आपको ये मानवा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसे और आगे एक्सप्लेन करूँगी अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा एक्सप्लेनेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, शायनारा।